हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी बहुत ही अच्छे से श्रृंखला चल रही है। कौन सी? तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। और इसका जो आधार बुक है वह कौन सी है? तो घटना चक्र पुनरावलोकन। तो घटना चक्र पुनरावलोकन को सॉल्व करते हुए हम इसकी श्रृंखला में अगला कदम बढ़ाएंगे और हम डिस्कस करेंगे आज अनुसूचियों के बारे में। तो इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और ये जो क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस है, ये आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम लाइक टेट, सुपर टेट, KVS, PRT, DSSP, RO, ARO, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और BPSC अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फटाफट से बिना समय व्यर्थ किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले अपने नोट्स को रीड करेंगे, देन इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स पर अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे प्रिपरेशन और प्रैक्टिस दोनों ही आप कम समय में कर पाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि क्या कहा गया है अनुसूचियों के बारे में। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। पहला प्रश्न यहीं से निकल जाता है। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। सेकंड यहाँ हो जाता है। पहली अनुसूची का संबंध किससे है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र से। दूसरी अनुसूची का संबंध भारत के संवैधानिक पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। नेक्स्ट है, तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। वहीं चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। पांचवी अनुसूची में यदि बात की जाए तो अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जातियों के प्रशासन का नियंत्रण व उसके बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची की बात की जाए तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। सातवीं अनुसूची की बात की जाए तो एक केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को शक्तियों को विभाजित करता है और जिसके अंतर्गत कुल 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषयों को वर्तमान में गणना की दृष्टि से कितने हो जाएंगे? तो 98 का उल्लेख है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। वही राज्य सूची की बात की जाए तो कुल 66 विषय और वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह केवल राज्य को है। समवर्ती सूची 47 विषय और अगर गणना के अनुसार वर्तमान में बात की जाए तो 52 विषय का उल्लेख है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। अब जैसे कुछ आपके क्षेत्र हैं, पुलिस है, लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति कर है, गैस है, कृषि है, रेलवे है, पुलिस है, कारागार है, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य के विषय हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये किसके हैं? तो ये संघ सूची के विषय हैं। तो ऊपर वाले किसके थे? राज्य सूची के थे। और उसके बाद क्या आ जाता है? रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र और रक्षा, रेलवे, निगम कर, ये सब किसके हैं? तो संघ सूची के विषय हैं। इनको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक, गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला देखेंगे यदि 8वीं अनुसूची के बारे में तो इसमें भारतीय संविधान के द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी, यानी कि जब संविधान हमारा बना था उस समय कुल 14 भाषाएं शामिल थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वहीं 92 में यानी कि वर्ष 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किसको जोड़ा गया? तो संथाली, डोगरी और मैथिली बोडो को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखें, 9वीं अनुसूची का संबंध विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था संविधान में। और अभी हमने देखा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 हैं। तो जो 9वीं आपकी जोड़ी गई थी वह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वहीं 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व के बारे में उपबंध शामिल किए गए हैं, जिसे कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। किस दिन जोड़ा गया था? तो 24 अप्रैल को। और अगला देखेंगे, इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा जा चुका है कि पंचायती राज जो आपकी पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची में कार्य करने हेतु कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 29 यानी कि 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है और जिसका जो संविधान संशोधन है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया और इसमें कार्य करने के लिए कुछ 18 यानी कि 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये हमारी 12 की 12 अनुसूचियाँ थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पर हमने ओनली 5 मिनट्स में क्या किया है कि अनुसूचियों के बारे में अपना पूरी बेहतरीन तरीके से रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अब हम जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आंसर्स को टिक कर पाएंगे। जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं। प्रश्न को बारीकी से पढ़िएगा। कुल अनुसूचियाँ थीं और हैं में फ़र्क है। तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 12, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 10। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। और अब हमारे जो पढ़ाने का तरीका है, जो हमारी खासियत है, वह यही है कि हम जब भी प्रश्न आता है तो उसके बारे में वही चीज़ बार बार रिकॉल करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि सेशन एंड होने के साथ ही साथ आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुके होते हैं उस टॉपिक से कि अब आपका प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए फिर से मेरे साथ रिकॉल कीजिए कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में आपकी 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 12वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। और इसके बाद आपकी आ जाती है 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची आपकी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची आपका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची में कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? कौन सी अनुसूचियाँ कब कब जोड़ी गई हैं? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में ऑप्शन नंबर ए है 9 अनुसूचियाँ हैं, ऑप्शन नंबर बी है 12 अनुसूचियाँ हैं, ऑप्शन नंबर सी है 10 अनुसूचियाँ, ऑप्शन नंबर डी है 11 अनुसूचियाँ हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वो संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगर निगम से है। वहीं अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में कुल 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये तो ठीक है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई है। 9वीं कब जोड़ी गई है? तो 9वीं जोड़ी गई है आपका फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 10वीं जोड़ी गई है आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी? 11वीं की, तो 11वीं जोड़ी गई है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 12वीं जोड़ी गई है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन से कथन सही हैं? तो भारत के संविधान में कुल 20 भाग हैं। ये कथन क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। और जिनको ट्रिक के माध्यम से डिटेलिंग से साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के 22 के 22 भागों आपको याद करवा चुके हैं। अगर आपको अभी भी याद नहीं हुए तो आप लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ऐसी तरीके से याद हो जाएंगी कि आप जीवन पर्यंत नहीं भूलने वाले हैं। 390 अनुच्छेद नहीं है बल्कि 395 अनुच्छेद है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प ठीक होगा वह केवल विकल्प 3 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो चलिए पहली अनुसूची की बात कर लेते हैं, जिसमें वर्णन किया गया है किसका? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, नाम व क्षेत्र का। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है कि विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। और शपथ के तरीके से आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि यहाँ पर किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, जिसका वर्णन अनुच्छेद
किस में किया गया है, अनुच्छेद 60 में किया गया है शपथ के बारे में। वहीं उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति की भी शपथ का वर्णन नहीं है, और जिसका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो आर्टिकल 69 हो जाएगा। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल की भी शपथ का उल्लेख नहीं है, और जिसका आर्टिकल कौन सा है, तो 159 है। तो जो आपकी तीसरी अनुसूची है जिसमें संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन किया गया है, उसके अंतर्गत 3 पदों को शामिल नहीं किया गया है। कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और राज्यपाल है। अगर इनका अनुच्छेद पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है, तो 60, उपराष्ट्रपति को 69 और राज्यपाल को 159। अगला देखेंगे चौथी अनुसूची, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो किसको अवश्य संशोधित किया जाएगा यदि हम नए राज्य का सृजन करते हैं, तो पहली अनुसूची को, दूसरी को, तीसरी को या चौथी को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहली अनुसूची क्यों? क्योंकि पहली अनुसूची में क्या कहा गया है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्र, नाम व सीमा इत्यादि चीजें किसमें वर्णित है, पहली में। दूसरी में आपके पदाधिकारियों का वेतन, तीसरी में शपथ और चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, जो कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राजनीतिक दल बदल, ये आपकी 10वीं अनुसूची हो जाएगी, जो कि 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और लगातार इसको शांति से सुनते रहना है। यकीन मानिए आपको इतनी बेहतर तरीके से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और दिमाग में सेट हो जाएंगे कि आपके क्वेश्चंस गलत होने वाले नहीं हैं। पंचायती व्यवस्था किस में की गई थी, तो फटाफट से बोलेंगे। आपका हो जाएगा 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो आपका हो जाएगा संविधान संशोधन 73वां, और वर्ष हो जाएगा 1992। नेक्स्ट देखेंगे, भाषाओं का वर्णन किस में है, तो 8वीं अनुसूची में है, जो कि मूल संविधान में ही शामिल थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की कूट दिया गया है, उसके अनुसार आपको उत्तर देना है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। अभी हमने तृतीय अनुसूची की डिटेलिंग में बात की थी, तो चलिए अब उत्तर का चयन कीजिए। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, जो कि नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया था। भारत के संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो पहले तो आपको 3 ऑप्शन जहाँ कहीं भी दिखे वो आपको कट कर देना है। तो 3 आपके जिसमें जिसमें भी था वो कट हो गया, और यहाँ से आपका जो आंसर निकल करके आया वह आया 1, 2 और 4, यानी कि तृतीय अनुसूची में जो शामिल है वह संघ के मंत्री पद की शपथ शामिल है। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ जो ली जाती है प्रक्रिया वह भी शामिल है, और उसके बाद संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी शामिल है। शामिल क्या नहीं है, तो राष्ट्रपति पद की शपथ शामिल नहीं है, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पद की शपथ का भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये होता है डिटेलिंग में पढ़ने का फायदा। अगला प्रश्न देखें, और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपका मिलान करना है। तो चतुर्थ, षष्टम, अष्टम, नवम किस सूची में क्या दिया गया है, तो चतुर्थ अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। षष्टम में क्या दिया गया है, तो षष्टम में आपका दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी कि जनजातीय क्षेत्र के बारे में, तो ये आपका 4th में जाएगा। और 8वीं अनुसूची में जो है आपकी भाषाएं दी गई हैं, कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं का वर्णन है, और प्रारंभ में आपकी 14 भाषाएं थी और 6 भाषाएं आपकी बाद में जोड़ी गई हैं। नवम आपका किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। इस प्रकार जो आपका विकल्प बनेगा वह हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 4, ए का 4, और बी का हो जाएगा 1 सेकेंड, ए का 3, 1 सेकेंड रुकेंगे, ए का 3, बी का 4 और सी का हो जाएगा 2, सी का 2 और डी का 1, तो 3, 4, 1, 2। अब ये विकल्प हमको चयन करना है कि 3, 4, 1, 2 कहाँ दिया गया है, तो विकल्प नंबर 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1 सेकेंड, 3, 4, 1, 2। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि 3, 4, 2, 1। चतुर्थ में क्या है, राज्यसभा। षष्टम में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र। अष्टम में भाषाएं, और 9 में भूमि सुधार। अगला देखेंगे, नेक्स्ट भी आपके सामने कूट के द्वारा ही मिलान करना है, और प्रश्न है कि 7वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं में, 9वीं में और 10वीं में। तो 7वीं में क्या वर्णित किया गया है, 7वीं में वर्णित किया गया है विधायी शक्तियों का वितरण, यानी कि राज्य
और संघ और समवर्ती, ये सारी सूचियां हैं। इसके बाद 8वीं में क्या आ जाएगा, भाषाएं आ जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर अभी से ही मिलान करते चलते हैं। तो 1 का 3 आपका कहाँ कहाँ दिया गया है, ये आपका कट हो जाएगा और उसके बाद ये भी कट हो जाएगा। अब आपका 1 का 3 दो ऑप्शन में दिया गया है। फिर आपका 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, तो बी का 1, तो ए का 3, बी का 1 और सी का आपका दिया गया है 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं डी की, तो डी का हो जाएगा दल विदल से संबंधित, यानी कि आपका डी का 2 हो जाएगा। तो अब विकल्प यहाँ पर कौन सा सही बनेगा, विकल्प आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 4 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये आपका आर ओ एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए कोई भी प्रश्न आप हल्का मत समझिए। अभी आपको चीज़ें सरल लग रही हैं, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में अगर आप तैयारी बेहतर तरीके से नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं और 10वीं, तो 7वीं का संबंध किससे है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची से, तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी की बात की जाए 8वीं का किससे संबंध है, तो भाषाओं से, बी का आपका 1 हो जाएगा। सी की बात की जाए 9वीं, और 9वीं का हो जाएगा 4 से, तो 9वीं का हो जाएगा 4 से। अब क्या बचा है आपका 3 1 4 2। तो चलिए हम विकल्प देख लेते हैं। 3 1 4 2 कहाँ पर दिया गया है, तो विकल्प संख्या आपकी हो जाएगी 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है इंदिरा गांधी और डी है मोरारजी देसाई। हमने जब अपना जो नोट्स हैं उनको रीड किया था तब भी देखा था कि पहली अनुसूची कब, वो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 जवाहरलाल नेहरू के समय में। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया, तो क्या सम्मिलित किया गया, भूमि सुधार से संबंधित। आप बस कीवर्ड पकड़िएगा, 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। 7वीं अनुसूची आपकी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और जिसमें फिर से आपको क्या करना है कि कूट का चयन करना होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं और नंबर 2 9वीं किसी न्यायालय द्वारा नहीं, कोई निर्णय भी नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न ही अटपटा लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को समझने में मुझे थोड़ी सी कठिनाई हो रही कि किसी न्यायालय द्वारा नहीं, कोई निर्णय भी नहीं। तो ये मुझे क्वेश्चन ही थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वह आपका केवल 1 दिया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो देखिए कोहेलो केस का संबंध किससे है, तो ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। चलिए एक बार पहले वह रीड कर लेते हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संशोधन में 9वीं अनुसूची अनुच्छेद 31 का और खा जोड़े गए। कौन जोड़े गए, 31 का और खा जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष यानी कि जैसे भूमि सुधार विधियाँ 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, ये जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आश्रित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 331 खा यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा, समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून कर देते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने ER कोहेलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय के निर्धारित किया गया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि अनुच्छेद 21, 14, 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपर्युक्त कथनों में से कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। तो ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया और जिसमें हमने ये भी देख लिया कि कोहेलस बनाम तमिलनाडु केस में यह निर्णय
लिया गया था, किसके संबंध में, तो 9वीं अनुसूची के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी आपका जो 14 में पूछा गया था कि इस केस का संबंध किस अनुसूची से है, वह आंसर भी आपको मिल चुका होगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो प्रश्नों का लेवल होता है वह किस तरीके से पूछा जाता है और प्रश्न पूछने का तरीका किस तरीके से बदल जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कुछ सूचियां हैं और जिनका मिलान करना है। प्रत्येक बार ऐसा नहीं होगा कि बस आपको सूची मिल गई और आप मिलान कर दीजिए। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करना है, हर तरीके से एकदम से तैयार रहना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मिलान करना है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर आपको उनके विषय दिए गए हैं, किसमें कितने विषय हैं, इस चीज़ का आपको मिलान करना है। तो चलिए फटाफट से इनका मिलान कर लेते हैं। तो फिलहाल इसमें अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में नहीं, बल्कि ये कब का आपका डेटा दिया गया है, ये पूर्व का डेटा दिया गया है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो संघ सूची में कितने विषय हैं और राज्य सूची में कितने हैं, समवर्ती सूची में कितने हैं। तो यदि हम संघ सूची की बात करें तो उनमें कुल 97 विषय हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। राज्य सूची की बात करें तो उसमें 66 विषय हैं। तो राज्य सूची में आपके 66, यानी कि आपका एक का क्या हो जाएगा, एक का ए हो जाएगा और दो का क्या हो जाएगा, दो का आपका सी हो जाएगा। तो एक का ए और दो का सी, ये आपका विकल्प बी में मिल रहा है, तो विकल्प नंबर बी ही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं। तो ये तो आपके पूर्व की बात हो गई। अब यहीं पर हम क्या करेंगे कि वर्तमान का भी डेटा याद कर लेंगे। तो संघ सूची की बात की जाए, इसमें वर्तमान में कितनी जो है विषय हैं, तो 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में पहले कितने थे, तो 66 विषय थे और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, तो 5 घट करके 61 हो चुकी है। वहीं समवर्ती सूची की बात की जाए तो इसमें कुल 47 विषय थे, जिसमें इनकी संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है, तो अब 52 हो चुकी है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो संघ सूची में संघ से 100 याद रखेंगे, राज्य में आपके 61 हैं और समवर्ती में आपके कितने हैं, तो 52 विषय हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है। राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो आर्थिक नियोजन की बात हमने किसमें की थी, समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब समवर्ती सूची में और कौन कौन से विषय हैं, इन्हें भी हम यहीं पर देख लेते हैं। तो फटाफट से रिकॉल करेंगे कि समवर्ती सूची में दोनों ही केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं और इसमें शिक्षा भी शामिल है। क्या शामिल है, समवर्ती सूची में किसको शामिल किया गया है, तो शिक्षा को भी शामिल किया गया है, वन को भी शामिल किया गया है, वन्य जीव और पक्षियों को भी शामिल किया गया। और ये तीनों ही चीज़ें आपकी बाद में जोड़ी गई हैं। और कब जोड़ी गई हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई हैं। किस में जोड़ी गई हैं, तो समवर्ती सूची में जोड़ी गई हैं। साथ ही साथ जो आपका समवर्ती सूची है उसमें और क्या चीज़ें शामिल हैं, तो आर्थिक नियोजन है, सामाजिक नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक, दीवानी मामले, फौजदारी, ये सभी किसमें आ जाएंगी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएंगी। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है, तो अभी हमने करेक्ट किया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, तो अभी हमने समवर्ती सूची की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची में अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो राज्य सूची में आपके लोक व्यवस्था शामिल है, साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कारागार, अनाथालय, पंचायती राज, फिल्म, राज्य, रेलवे, पुलिस, सिंचाई, नहरें, कृषि, भूमि सुधार और पशुपालन, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने और इसमें विकल्प ई तक लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये बीपीएससी में ही पूछा गया होगा कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है केंद्र सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची और डी है उद्घोषिका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची, क्योंकि अभी हमने कहा था क्या क्या है समवर्ती सूची में, शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, पक्षी है और इनकी रक्षा करना। तो ये सब किस में आ जाएगा, समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन आ जाएगा, वहीं आपके क्या आ जाएगा, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो पुलिस है, आपराधिक मामले हैं, रेडियो और टेलीविजन है या विदेशी मामले हैं। तो आपराधिक मामले क्या होंगे कि इसके अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन जो आपका पुलिस होगा, क्या होगा, आपका जो पुलिस होगा वह किसके अंतर्गत आएगा, पुलिस आपका आ जाएगा, पुलिस आपका आ जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची के बारे में अब आपको छांटना है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये बिल्कुल है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये किस में है, तो ये आपका चला जाएगा राज्य सूची में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए चलेंगे और आगे क्रम में दिया गया है प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि, ये आपके किस में आ जाएंगे, ये आपके
जो है राज्य सूची के अंतर्गत ही आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, लोक व्यवस्था, फिल्म, राज्य, रेलवे, पुलिस, सिंचाई, नहरें, कृषि, भूमि सुधार, पशुपालन, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, ये सभी किसमें है? राज्य सूची में। जनगणना की बात की जाए तो गढ़ कब बनाते हैं? तो जब संघ होता है, गढ़ बनते हैं, तो संघ सूची का विषय, ये भी बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय नहीं बल्कि किसमें? तो चतुर्थ अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। दल बदल विरोध का जो है संबंध 10वीं अनुसूची से है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। तो यहाँ पर गलत पूछा गया था और वही आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची में है तो क्या है? कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है या रक्षा है? तो हमने अभी देखा था कि समवर्ती सूची में क्या चीज़ है, तो हमने कहा था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है, वन को जोड़ा गया है, वन्य जीव एवं पक्षियों की रक्षा को जोड़ा गया है, और ये तीनों ही चीज़ें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई हैं। इससे पहले अगर पूछा जाए कि पहले शिक्षा किसमें था, तो इससे पहले शिक्षा किसमें था? राज्य सूची के अंतर्गत आता था। वहीं अगर हम वन की बात करें तो वन और वन्य जीव और शिक्षा, ये तीनों ही किसमें आते थे? राज्य सूची में, जिन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। कृषि की बात की जाए तो ये राज्य का विषय हो जाता है, पुलिस की बात की जाए तो राज्य का विषय हो जाता है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया है, देखिए रक्षा संबंधित आपके कैसे हो जाएंगे? संघ सूची के विषय हो जाएंगे। अगले प्रश्न में आपको बताना है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। देख लीजिए वही प्रश्न आपसे पूछा गया है। भले ही आपको लगता हो कि एक ही चीज़ को बार बार क्यों रिपीट किए जा रहे हैं, हम इसीलिए रिपीट कर रहे हैं और बार बार करते रहेंगे, हर बार करते रहेंगे, ताकि आप बार बार सुन के उन चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर सकें। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 वर्ष भी याद रखेंगे, और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि पहले राज्य सूची का विषय थी, अभी किसका है? तो समवर्ती सूची का। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? ध्यान वही क्वेश्चन। तो 41वां, 42वां, 43वां या 45वां? तो राइट आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो वन है आपके समवर्ती सूची के हैं, बिल्कुल ठीक कहा गया है। शेयर बाजार ये किसके अंतर्गत आएगा? और शेयर बाजार आपका आता है हमेशा किसके अंतर्गत? तो संघ सूची के अंतर्गत। यही विकल्प आपका कैसा दिया गया है? गलत दिया गया, और गलत विकल्प ही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि डाकघर और बचत बैंक की, ये भी आपका संघ का विषय है। जन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो राज्य सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कारागार, अनाथालय, पंचायती राज, फिल्म, राज्य, रेलवे, पुलिस, सिंचाई, नहरें, कृषि, भूमि सुधार, पशुपालन, लोक व्यवस्था, ये सभी राज्य के विषय हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपको कूट से संबंधित बताना है, और जिसमें कहा गया है कि आपको सूची का मिलान करना है। तो केंद्र सूची के अंतर्गत क्या आएगा? राज्य के अंतर्गत समवर्ती और अवशिष्ट विषय। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की बात की जाए तो ये किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो सी का आपका क्या होगा? वो फोर्थ हो जाएगा। और केंद्र सूची, राज्य सूची, आपको जो आसानी से आ रहे हैं आप पहले उन्हें मिला लीजिए। केंद्र में आपकी जनगणना, मैंने कहा संघ की बात है तो गढ़ होंगे, संघ होगा तो जनगणना आपका इसका हो जाएगा केंद्र सूची का विषय। तो ए का आपका 3 सही हो जाएगा, और ए का 3 आपका कहीं नहीं बल्कि विकल्प नंबर ए में ही दिया गया है, तो ये पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। फटाफट से आप मिलान कर लीजिए कि केंद्र सूची का संबंध जनगणना से है, वहीं राज्य सूची का संबंध किससे है? तो राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से है। समवर्ती सूची का संबंध किससे है? तो जनसंख्या नियंत्रण से है। अपशिष्ट विषय कौन से हैं? तो अंतरिक्ष अनुसंधान इत्यादि। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि जो भी ये सेशन पूरी मन से ले लेगा, शुरू से अंत तक देखेगा, और अगर कहीं उसने एक बार इसका रिवीजन कर लिया तो और भी सोने पे सुहागा। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, आप वनडे एग्ज़ाम से लेकर के पीसीएस, आईएएस, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए, आपका अनुसूची से संबंधित प्रश्न बिल्कुल भी गलत होने वाला नहीं है। तो प्रश्न कह रहा था कि कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, सी है पंचम अनुसूची, और जो फोर्थ है आपका छठी अनुसूची, और फिफ्थ है आपका 7वीं अनुसूची।
तो शिक्षा के बारे में कहाँ कहाँ बात की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशकत्व में बिल्कुल बात की गई है शिक्षा के बारे में। 45वां जो आपका आर्टिकल है उसमें बात की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, इनमें भी बात की गई है। पंचम अनुसूची का संबंध किससे है? तो हमने कहा था पंचम अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपके जनजातीय क्षेत्रों में जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन है, तो उसके अंतर्गत शिक्षा भी शामिल है। छठी अनुसूची, तो विशेष राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनमें आपके प्रशासन की बात की गई, जिसके अंतर्गत शिक्षा भी शामिल है। सातवीं अनुसूची की अगर हम बात करें, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, और उसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा को शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इन सभी के अंतर्गत शिक्षा का प्रावधान देखने को मिलता है और ये सभी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए आपका विकल्प सही हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, ये पाँचों ही सही दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्न में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दूसरी में आपका क्या है? दूसरी में आपके संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई है। वहीं पाँचवीं में आपके क्या किया गया है? पाँचवीं में आपके जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया। आठवीं में भाषाओं का, 10वीं में दल बदल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची में आपके दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो छठवीं में आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को है। नौवीं में आपके भूमि सुधार से संबंधित है, जिसके प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, ऑप्शन नंबर 1 है भारत की राष्ट्रीय भाषा से। भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची हो जाएगी। अनुसूचित जनजाति जनजातियों के क्षेत्र प्रशासन से, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? 5वीं अनुसूची हो जाएगी। न्यायिक पुनरावलोकन से, दल बदल विरोधी कानून से, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। जब हमने जो आपके विदेशी स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ा था, तो वहाँ डिटेलिंग से चर्चा की थी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? पंचायती राज से आपकी 11वीं हो जाएगी। कब जोड़ी गई? तो आप याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। भूमि सुधार से 9वीं है, 1951 में जोड़ी गई। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। और दल बदल से संबंधित आपकी 10वीं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, जब हम किसी चीज़ को बहुत बार रिकॉल कर लेते हैं, तो इसी तरीके एग्जाम में भी हमसे गलतियां नहीं होती हैं। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो संघ की बात की जा रही है, जनगणना बिल्कुल होगी। वहीं हमने संघ सूची में और क्या बताया था आपको? संघ सूची में और हमने आपको क्या क्या बताया था? संघ सूची में हमने कहा था जनगणना है, गढ़ बनेंगे तो संघ में बनेंगे, विदेश मंत्रालय है, प्रतिरक्षा है, सैन्य मामले हैं, नागरिकता है, शेयर बाजार है, परमाणु ऊर्जा है, रेलवे है, मुद्रा है, बैंकिंग है और बंदरगाह है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो गैस ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा, ये आपका संघ के अंतर्गत नहीं आएगा भाई। बैंकिंग, बीमा, जनगणना, फिर से सुन लीजिएगा, प्रतिरक्षा, सैन्य मामले, विदेश मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आ जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो रक्षा बिल्कुल संबंधित है, वैदेशिक मामले ये भी संबंधित है, रेलवे भी संबंधित, जबकि कृषि किससे हो जाएगा? तो ये राज्य सूची का विषय हो जाएगा। राज्य सूची के और कौन से विषय हो जाएंगे? तो लोक स्वास्थ्य, लोक स्वच्छता, कारागार, अनाथालय, पंचायती राज, फिल्म राज्य, रेलवे, पुलिस, सिंचाई, नहरें, कृषि भूमि, पशु पालन, ये राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची की बात की जा रही है, तो शिक्षा का, विद्युत का, रेलवे का, पुलिस का और वन का। तो यहाँ 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में कौन आएगा? तो शिक्षा आपका समवर्ती सूची में है, वन आपका समवर्ती सूची में है, विद्युत आपका किस में चला जाएगा? तो विद्युत आपका चला जाएगा संघ सूची में, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेलवे और पुलिस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आपको आंसर दिख जाता है तो आप चलिए अब बताइए, निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? रेलवे, पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक नियोजन समवर्ती में हो जाएगा, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में हो जाएगा, निगम कर ये किस में हो जाएगा? रेलवे, पुलिस आपका राज्य का हो जाएगा। तो पहले तो आप अपना सही उत्तर चयन कर लीजिए, जनगणना आपका संघ का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रेलवे, पुलिस राज्य सूची में, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में, निगम कर और जनगणना संघ सूची में। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूची में सम्मिलित हैं? तो पंचायती राज के बारे में एक बार नहीं 10 बार यहाँ पर बोला जा चुका है, तो अब मैं नहीं बताने वाली हूँ और आप आंसर कीजिए।
तो संघ सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से अपसेट सकते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? राज्य सूची से। फिर एक बार सुन लीजिएगा, लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, स्वच्छता, कारागार, अनाथालय, पंचायती राज, स्थानीय सुशासन, फिल्म, राज्य, रेलवे, पुलिस, सिंचाई एवं नहरें, कृषि, भूमि सुधार और पशुपालन किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपके सामने, और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची तृतीय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में क्या शामिल है? कारागार अभी अभी हमने कहा किसमें है, तो राज्य में आ जाएगा। वहीं पुलिस की बात की जाए तो किस में आ जाएगा? ये भी आपका राज्य में आ जाएगा। लोक स्वास्थ्य की बात, लोक व्यवस्था की, राज्य में आ जाएगा। बचा क्या? दंड प्रक्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है कि विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो फर्स्ट यानी कि केंद्र सूची में, तो केंद्र सूची में आपके प्रतिरक्षा, सैन्य मामले, विदेश मंत्रालय, जनगणना, नागरिकता, शेयर बाजार, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, मुद्रा व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली और बंदरगाह कर, निगम कर इत्यादि चीज़ें आपकी केंद्र सूची के अंतर्गत आती हैं। वर्तमान में अगर हम इनके विषय की बात कर लें तो कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। दूसरी अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में आपके वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो लोक स्वास्थ्य व्यवस्था, कारागार, अनाथालय, पंचायती राज, फिल्म, राज्य, पुलिस, रेलवे, पुलिस, सिंचाई, नहरें, कृषि, भूमि और पशुपालन। समवर्ती सूची की बात करें तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, साथ ही साथ आपके शिक्षा, वन, वन्य जीव और आर्थिक नियोजन, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो सूची फर्स्ट प्रविष्टि 72, सूची सेकंड प्रविष्टि 27, सूची सेकंड प्रविष्टि 37 और सूची से थर्ड प्रविष्टि 32। तो देख लीजिए यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा वो आपके 2 विकल्प सही होंगे, यानी कि ए और सी दोनों सही हैं। अब इसके बारे में क्या बताया गया है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची फर्स्ट यानी कि संघ सूची में प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्य के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तथा सूची सेकेंड में राज्य सूची में भी प्रविष्टि 37 के अंतर्गत भी संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपलब्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से होंगे, ये भी बताया गया है। तो यहाँ पर आपके जो आंसर सही होंगे वो ए और सी दोनों ही सही होने वाले हैं, यानी कि विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है वह सूची फर्स्ट यानी कि केंद्र सरकार की केंद्र सूची की प्रविष्ट 72 में भी वर्णित है और राज्य सरकार की सूची प्रविष्ट 37 में भी वर्णित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 6वीं में, 9वीं में, 7वीं में या 11वीं में? तो कर से संबंधित किसमें है? 7वीं अनुसूची और उसमें भी समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, भूमि सुधार एक्स के विषयों के अंतर्गत आता है। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार का संबंध किससे आएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हम बार बार आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कारागार, अनाथालय, पंचायती राज, स्थानीय शासन, फिल्म, राज्य, रेलवे, पुलिस, सिंचाई, नहरें, कृषि, भूमि सुधार और पशुपालन किसके अंतर्गत आएगा? राज्य सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 3री अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5वीं अनुसूची। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 3री में शपथ का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर। 7वीं में केंद्र राज्य के भी शक्तियों का विभाजन है। 9वीं में भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 5वीं में आपकी क्या हो जाएगा? जनजातीय और अनुसूचित जाति से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 कि
भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्य के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकार और उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों का संरक्षण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची में उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि संविधान की सूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होती है? यानी कि असम में होती है, मेघालय में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और साथ ही साथ आप मिजोरम को भी याद रखेंगे। इन राज्यों में ये लागू होती है, लेकिन मणिपुर में लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा बिल्कुल नहीं, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड ये भी नहीं, नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा ये भी नहीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये आपके 4 राज्य हैं। इन्हें आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा में होते हैं, सिक्किम में नहीं होते, नागालैंड में नहीं होते, उपरोक्त सभी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज संबंध से, भ्रष्टाचार निवारण से। तो केंद्र राज संबंध से आपकी 7वीं अनुसूची हो जाएगी, नगर पालिका से 12वीं अनुसूची हो जाएगी। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। 18 विषय पंचायत नगर निगम को कार्य करने के लिए प्रदान किए गए हैं। पंचायती राज से संबंधित आपकी 11वीं अनुसूची हो जाएगी, जो कि जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस को भी सेलिब्रेट करते हैं। अपने यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसे देने वाले कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। जिसमें कौन सी 3 व्यवस्थाएं बताई गई हैं? तो इसमें आ जाता है आपका क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22 हैं, 24 हैं, 29 हैं या 32 हैं? तो 11वीं अनुसूची में कार्य करने हेतु कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। वहीं अगर 12वीं अनुसूची की बात की जाए, जिसका संबंध है नगर निगम से, और यहाँ पर कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। और ये जोड़ी कब की गई थी? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद अनुसूचियों से बनने वाला एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में चर्चा कर रखी है। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।